बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th है आपकी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। चैप्टर है आपका बच्चों 14। इसी चैप्टर का नाम है महासागरीय जल संचलन यानी कि मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तो इसके हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊंगा और हिंदी मीडियम में भी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नॉर्मल देखिए ऐसे पूछ लेगा कि ज्वार भाटा जो है इसके आप प्रकार बताइए। ज्वार भाटा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब देखिए ज्वार भाटा के प्रकार में दो चीजों पे आप बांट देंगे, एक आवृत्ति के आधार पर और एक सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। तो ये भी अलग अलग से 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में से अलग अलग टूट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्वार भाटा क्या है। तो चंद्रमा एवं सूर्य के जो आकर्षण होता है उसकी वजह से जो समुद्र तल होता है, समुद्र तल के नियतकालिक उठना उठना और गिरना एक दिन में जितनी भी बार हो, एक बार या 2 बार, जितनी बार भी हो, समुद्र तल का नियतकालिक उठना और गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। अब देखिए आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, समय। तो समय के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, आधुदैनिक, दैनिक और मिश्रित। आधुदैनिक आपको समझ में आ रहा होगा कि आधे दिन में एक बार यानी कि पूरे दिन में 2 बार। तो अर्धदैनिक जो है वो दिन में 2 बार आते हैं, 2 उच्च आते हैं और 2 निम्न ज्वार आते हैं। दैनिक में क्या होता है कि समान ऊंचाई वाले एक उच्च आता है और एक निम्न आते हैं। लेकिन जो मिश्रित होते हैं इसमें क्या होता है, इनकी ऊंचाई में हमेशा भिन्नता रहती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिश्रित ज्वार भाटा। यह ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से जो द्वीपीय समूह हैं वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली आपको बस सिंपल सा इतना समझना है कि 3 तरह के होते हैं ज्वार भाटे। आवृत्ति के आधार पे अर्धदैनिक यानी कि दिन में 2 बार आना, जो कि 2 उच्च और निम्न आते हैं। दैनिक यानी कि दिन में 1 बार आना, जो कि उच्च और निम्न होते हैं। और मिश्रित जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। अब समझिए इसको, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित जो ज्वार भाटा है उसके बारे में। तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वृहत ज्वार। वृहत पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये है चंद्रमा, ये मून है, ये अर्थ है, सॉरी ये सन है और ये है अर्थ। जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं तब क्या होते हैं, ये ज्वार आते हैं। और ये महीने में 2 बार होता है। कब होता है, यानी कि 15 दिन में एक बार। कब, एक तो पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दिन। ठीक है, पूर्णिमा कब होती है, जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं, और अमावस्या जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं। तो इन तीनों का एक रेखा में होना एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक क्रिया भी होती है। ठीक है, इसकी अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी अलग अलग मान्यताएं भी है, ये भी देखा होगा आपने। तो वृहत ज्वार आते हैं यानी कि बड़े ज्वार आते हैं। फिर आता है निम्न, निम्न यानी कि छोटा। तो वृहत एवं निम्न वर्ग के बीच का अंतर होता है, सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के समकोण पर, यानी कि देखिए इस तरह से। अभी क्या था, ये तीनों एक रेखा में थे। अब क्या होगा कि सूर्य यहाँ पे रहेगा, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे हो जाएगा और पृथ्वी यहाँ पे हो जाएगी। जब ये समकोण पर होते हैं तब ये आते हैं क्या, निम्न ज्वार। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल के एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे सन है, सॉरी सन तो हमारा बीच में रहेगा, ठीक है, सन हमारा यहाँ हो गया, ये सन हो गया हमारा। अब देखिए ये जो पृथ्वी है अर्थ और ये है क्या है, मून। तो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करेगा। जब विपरीत कार्य करेगा तो सिंपल सी बात है निम्न ज्वार आएगा। उसके बाद चंद्रमा महीने में एक बार है जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिसे हम उपभू कहते हैं, और दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। असमान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के तकरीबन महीने में एक बार काफी नजदीक होता है, जिसे हम उपभू कहते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि जो ज्वार होते हैं, ठीक है, ये जो ज्वार की प्रक्रिया होती है ये काफी प्रबल होती है, काफी अधिक होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई ज्वार भाटा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसको समझ लीजिए आप, बड़ी इजीली तरीके से आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले तो आप इसे समझ लीजिए जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, या फिर लिखा हुआ है, आप इजीली चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आपको अच्छे से मैंने समझा ही दिया गया आखिर ये चीज क्या है। अब देखिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे राइट द टाइप्स ऑफ टाइड्स, यानी कि टाइड्स के क्या क्या टाइप्स हैं। राइट द टाइप्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, टाइड्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। राइट द टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, यानी कि अर्थ, मून एंड सन की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग टाइड्स जो है उसके क्या प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बता देंगे कि टाइड्स आखिर होता क्या है।
फिर आप बता देंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, सेमीडोरिनल, डेली एंड मिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अ सन, मून एंड अर्थ, बिग टाइड्स यानी कि बड़े, लो टाइड यानी कि छोटे न्यूनचार। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ लेंगे इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है? ये काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि ज्वार भाटा नौ संचालन से किस तरह से संबंधित है। देखिए आपको समझाते हैं। तो ज्वार भाटा नौ संचालन से कुछ इस तरह से संबंधित है। पहला, नद मुखों पर स्थित बंदरगाहों का साधारणतः जहाज तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि देखिए क्या होता है ना कि जो नदी के मुख होते हैं उन नदी के मुख पर इससे जो बंदरगाह होते हैं वहां तक जहाज इजीली नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन नौ संचालन का यहाँ पे ज्वार भाटे से संबंधित इस तरह से हो जाएगा, जब ज्वार से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं और माल उतारने के बाद गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। यानी कि जब ये ज्वार आते हैं, ठीक है, इन ज्वार की वजह से ये जो जहाज होते हैं जो बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये सुगमता से यानी कि आसानी से पहुंच जाते हैं और जैसे ज्वार वापस जाता है तो ये क्या होते हैं, सागर में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण हुगली नदी और टेम्स नदी, याद रखिएगा हुगली नदी और टेम्स नदी, जैसे कि कोलकाता, लंदन, ऐसे बंदरगाह यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद इन दोनों देशों के साथ विश्व में भी महत्वपूर्ण इसने स्थान प्राप्त कर लिया है। किसने? जो हुगली और टेम्स नदी है, ये जो बंदरगाह है, ठीक है, इसने क्या किया है, कोलकाता हो गया, लंदन हो गया, ऐसे कई शहरों में, कई शहरों के व्यापार के साथ के लिए ये जो कह सकते हैं कि जो बंदरगाह है उसने एक अपनी अलग स्थिति प्राप्त की है। ठीक है, तो इस तरह से नौ संचालन जो है वो बंदरगाह से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हिंदी में समझ में आ गया। इंग्लिश में समझिए कि हाउ इज फीवर रिलेटेड टू नेविगेशन, तो किस तरह से होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं और इसी का हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे इंग्लिश में आप समझ लीजिए इजीली। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हमसे बच्चों पूछा गया है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूं ताकि ये उसके अंदर आ जाए। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में पूछा गया है ज्वार भाटे के महत्व की विवेचना कीजिए, यानी कि ज्वार भाटा जो है इसका महत्व क्या है, आखिर आखिर इसके महत्व क्या है जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों ये समझाना। तो वर्तमान समय में ज्वार भाटा जो है वो भौगोलिक दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? अभी एक क्वेश्चन तो हमने यहीं भी देख लिया था, क्या देखा था कि ज्वार भाटा जो है वो नौ संचालन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक पॉइंट आप यही लिख देंगे, नदी के मुख पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। सेकंड, मछली पकड़ने वाले जो नाविक होते हैं वो ज्वार के साथ समुद्र में जाते हैं और भाटे के साथ क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। थर्ड में हमें बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि समुद्र के किनारे पर क्या प्राप्त होते हैं, शंख, सीप, घोंगे, ये सभी क्या है, काफी बहुमूल्य वस्तुएं होते हैं जो कि समुद्र के किनारे में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? क्योंकि ज्वार भाटी के कारण ये समुद्र के तल से ऊपर आ जाती है। फोर्थ है, ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है, यानी कि जो समुद्र जल है वो ज्वार भाटे के कारण क्या रहता है, हमेशा गति करता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। इसी वजह से जितने भी ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर पानी तो रहता है लेकिन बर्फ नहीं पड़ती है। ठीक है, फिफ्थ है नगरों की, यानी कि जो तटीय नगर है, तटीय नगर आपको पता है कि समुद्र के किनारे वगैरह होते हैं, तो वहां पे गंदगी और जो प्रदूषण वगैरह होता है उससे क्या होता है, ये ज्वार भाटे के साथ से वो अपने साथ ये गंदगी बाहर ले जाते हैं, तो गंदगी और प्रदूषण वहां का साफ हो गया। सिंपल है। सिक्स है कि ज्वार भाटे से जो विद्युत निर्माण होता है, हमें पता है कि जल का उपयोग हम विद्युत निर्माण भी करते हैं, तो इसलिए ज्वार भाटे से क्या कर सकते हैं, विद्युत निर्माण भी किया जा सकता है। बहुत से क्षेत्र में इस प्रकार की ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है और बहुत से ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पे इस तरह की ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है। यानी कि वर्तमान में अभी अगर हम देखें तो सोलर पैनल जो है वो काफी मात्रा में बढ़ाया जा रहा है, उसका विस्तृत क्षेत्र बनाया जा रहा है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। ठीक है, इंग्लिश में समझिए, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। तो the present time the tides considered more important from the geographical point of view। अब किस किस तरह से हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, सभी पॉइंट आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बहुत ही अच्छा सा प्रश्न हमारा पूछा गया है। क्या प्रश्न है, इसको देखिए अलग अलग तरीके से भी पूछा जाएगा, अगर अलग तरीके से पूछा जाएगा तब आप किस तरह से लिखेंगे।
तो देखिए अलग तरीके से ऐसे लिखेंगे। पहले तो पूछेगा महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण लिखिए, यानी कि महासागरीय धाराएं जो उनका वर्गीकरण किस आधार पे है। फिर पूछेगा गहराई के आधार पे महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। फिर पूछ सकता है तापमान के आधार पे, या फिर गर्म और ठंडी महासागरीय जो धाराएं हैं इनकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि धाराओं का वर्गीकरण। इसमें हम गहराई के आधार पे देखेंगे, तापमान के आधार पे देखेंगे, और तापमान में ही गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। तो एक ही क्वेश्चन में से अलग अलग पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो अब समझिए इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। तो आंसर में इस लिखेंगे, गहराई के आधार पे देखेंगे सबसे पहले। तो गहराई क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, दो ही तरह का होगा, एक ऊपरी और एक गहरी। तो ऊपरी धारा कौन सी होगी, तो ऊपरी धारा देखिए, ऊपरी धारा में क्या होगा कि महासागरीय जल का 10% भाग सतही जल धारा के रूप में है। ये धाराएं महासागर में 400 मीटर की गहराई तक अवस्थित होती है। यानी कि ऊपरी धारा कितनी होगी, 400 मीटर तक की। ठीक है, जिसका जल कितना है, कुल समुद्र तल का मात्र 10%। वहीं ऊपरी धारा, जो ऊपरी धारा तो समझ में आ गई। अब है गहरी धारा। गहरी धारा कितनी हो जाएगी, 400 मीटर से बाकी की जितनी भी धारा है वो गहरी धारा हो जाएगी। और ये बाकी ऊपरी धारा कितनी है, 10%, तो 90% क्या हो जाएगा, ये ऊपरी धारा हो जाएगी। ठीक है, और ये जल धारा महासागर के घनत्व और गुरुत्व भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ये उनके कारण। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी तो गहराई के आधार पे आपने देख ली, ये ऊपरी धारा और जो आपकी ये वाली है, क्या नाम है इसका, गहरी धारा, ये तो समझ में आ गया। अब समझिए कि तापमान के आधार पे, तो तापमान के आधार पे दो भागों में बांटा गया, एक है गर्म और एक है ठंडी। तो पहले गर्म धाराएं लिखिए। गर्म धाराएं क्या होगी, जो धाराएं गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ठीक है, जो धाराएं इस हीट क्षेत्र से, हीट से किधर चलती हैं, इस कोल्ड क्षेत्र की तरफ, तो इसे क्या कहेंगे, गर्म धाराएं। और ये जो गर्म धाराएं होती है, गर्म जल को ठंडे क्षेत्र में पहुंचा देती हैं। अब जब आपको पता है कि ये कोल्ड जो हीट वाटर है, जब कोल्ड में मिलेगा तो सिंपल सी बात है, इस कोल्ड को भी हीट कर देगा। तो जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को विदित कर देता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान भी बढ़ जाता है। और ये अधिकतर देखा गया है कि महाद्वीपों के जो पूर्वी तट होते हैं वहां पर देखने को मिलती है, जिसका सबसे सही उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम इसका राइट एग्जाम्पल बैठता है। तो गर्म धाराएं आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब समझिए ठंडी धारा। ठंडी धारा से क्या तात्पर्य हमारा, तो ठंडी धाराएं देखिए, जो धाराएं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की है, यानी कि जो धारा जो है इस कोल्ड एरिया से कहां जाती है, इस हीट की तरफ। और इसके बीच में जो तापमान आएगा, वो जो भी वायु होगी उसको क्या कर देगी, जो एरिया होगा उसके तापमान को ये माइनस में कर देगी। ठीक है, ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान घटा देते हैं। और ये ऐसा देखा गया कि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे ध्रुव है, और ये बीच में है हमारी भूमध्य रेखा। तो ये धाराएं क्या करती हैं, इस भूमध्य रेखा से किधर चलती हैं, जो ध्रुव होते हैं वहां से किधर की तरफ चलती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छा उदाहरण है लेब्राडोर। लेब्राडोर इसकी जो धारा है वो इसका एक सही एग्जाम्पल यहाँ पर बैठता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपका। चलिए आपको एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। सबसे पहले गहराई के आधार पे महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण, उसके बाद तापमान के आधार पे गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। इंग्लिश में समझ लीजिए, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन करेंट्स, या फिर इस तरह से आपको बताना है बेस ऑन डेप्थ यानी कि गहराई के आधार पे, बेसिस ऑन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के आधार पे, एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट एंड कोल्ड ओशियन करंट्स यानी कि गर्म और ठंडी धाराएं। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डेप्थ के बारे में बताएंगे, अपर करंट्स एंड डीप करंट। अपर यानी कि 10% जो होता है एंड 40 मीटर्स इनकी गहराई होती है। डीप यानी कि 90% जो वाटर है इनके अंडर में आता है, और 400 मीटर से नीचे पहुंचती है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद बेस ऑन टेम्परेचर, तो सबसे पहले हॉट यानी कि गर्म धाराएं और कोल्ड यानी कि ठंडी धाराएं। समझ आ गया आप सभी को, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, और प्रश्न भी वाकई में काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई क्या प्रश्न है आखिर। तो प्रश्न है तरंगों की विशेषताएं। तरंगों की विशेषताएं क्या होती है, तो सबसे पहले समझिए कि तरंगे क्या है। तो तरंगे जो है वो जल कण छोटे वृत्ताकार के रूप में गति करते हैं। तरंगों में जो जल कण होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे रूप में गति करते हैं, वृत्त रूप में। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे किस तरह से उत्पन्न होती है, जब वायु जल को ऊर्जा देती है,
जब आपको पता है कि जल जो है ये बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, अभी क्या है, ये जल बिल्कुल स्थिर है, तो अभी यहाँ पे आपको लगता है तरंग होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। जब ये वायु जो यहाँ से जा जा रही है, ये जल को क्या करेगी, इसमें वायु देती, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करेगी, तो ये जल क्या होगा, हिलने लगेगा। तो जब हिलेगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, तरंगे उत्पन्न होंगी। तो जल जब जो वायु जब है जल को ऊर्जा प्रदान करती है, तभी तरंगे उत्पन्न होती है। अब देखिए तरंगों की विशेषताएं, सबसे पहले इनकी गति समझिए। तरंगों की गति क्या होती है? तो गति के अनुसार जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं, इसे नाट में मापते हैं। तरंग गति क्या होती है कि जल के माध्यम से जो तरंग की गति होती है उसकी दर में भिन्नता आती है, तो उसी को हम कहते हैं तरंग गति, जिसे हम किसमें नापते हैं, नाट में। ऊंचाई, तरंग के शिखर एवं गत, आपको पता होगा, जैसे ये शिखर हो गया, ठीक है, और फिर से यहाँ से ये उठ गया है, तो ये तो शिखर हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये गत हो जाएगा। तो शिखर एवं गत की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई। शिखर एवं गत, ये तो एक तरह से वही हो गया, एक तरंग की उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को शिखर एवं गत कहते हैं। आयाम क्या होता है, ऊंचाई का आधा भाग, यानी कि ये जो है ये इसकी ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई के आधे भाग को हम क्या कह देंगे, ये हो जाएगा आयाम, ठीक है। काल क्या होता है, काल होता है कि दोनों बिंदुओं में लगने वाला समय, यानी कि इस गत से इस गत के बीच में लगने वाला जो समय है उसको हम कहते हैं काल। और दैर्ध्य, ये दो लगातार शिखरों में गत्तों के बीच की दूरी होता है, ठीक है, ये दूरी हो जाएगा। तो देखिए इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ऊंचाई, देखिए सबसे पहले तो ऊंचाई, शिखर एवं गत, इसको समझिए। शिखर क्या हो जाएगा कि यहां से लेके ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा शिखर। उसके बाद आयाम क्या होगा, आयाम ऊंचाई का आधा भाग, तो ये आयाम हो जाएगा। और काल की अगर हम बात करें तो यहां से इसके बीच में जाने में जो समय लगा है इसको हम कह देंगे काल। और दैर्ध्य क्या हो जाएगा, इनकी दूरी। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, सिंपल इजी वे में, ठीक है। तो इंग्लिश में समझ लीजिए, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वेव्स, ठीक है, तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं सारे के सारे पॉइंट। तो सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ज्वारभाटा के प्रकार। सेकंड है पहले इंग्लिश में राइट द टाइप्स ऑफ टाइड्स। एंड सेकंड है ज्वारभाटा नौ संचालन से किस तरह से संबंधित है। एंड इंग्लिश में हाउ इज द फीवर, फीवर या फिर टाइड्स कह लीजिए, ठीक है, टाइड्स, ठीक है, टाइड्स रिलेटेड टू नेविगेशन। ज्वारभाटा का महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। फोर्थ है महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण कीजिए, गहराई के आधार पे, तापमान के आधार पे, ये सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद फिर है इंग्लिश में राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन करेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, तरंगों की विशेषताएं। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्वेश्चन आंसर हमने समझाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए हैं या नहीं, या फिर कोई और भी सुधार करने की जरूरत है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।